हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा कंप्लीट थ्योरी फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। और साथ में आप इस चैनल पर पाओगे जेईई मेन और जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन। ठीक स्टूडेंट, नाउ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ चैप्टर डिटरमिनेंट, और चैप्टर डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिक बात है कि मैं लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक की सारी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो वो इन लेक्चर्स को आप जरूर देख लें, ताकि समझने में आसानी रहे आपको। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। अब डियर स्टूडेंट देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट वाला जो टॉपिक होता है वो डिटरमिनेंट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं डिटरमिनेंट की, जो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट पर ही डायरेक्टली बेस्ड है, और इस वाले पार्ट को लेकर के एडवांस में प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, अब बात ये आती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट को जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो एक कब पॉसिबल होता है, मतलब फोर प्रोडक्ट फर्स्ट थिंग तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। मतलब दो डिटरमिनेंट्स का अगर हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लो एक डिटरमिनेंट डेल्टा 1 है, एक डिटरमिनेंट डेल्टा 2 है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम मान लो इसका ऑर्डर 3x3 का है, तो इसका ऑर्डर भी 3x3 का ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसका ऑर्डर 3x3 का हो और इसका ऑर्डर आपने 2x2 ले लिया, तब तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। मतलब दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में तो हमने इस बात को समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट, नाउ सेकंड पॉइंट समझते हैं कि एक्चुअली दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। ठीक है, तो दो डिटरमिनेंट्स लेते हैं। मान लो एक डिटरमिनेंट डेल्टा 1 है, एक डिटरमिनेंट डेल्टा 2 हमने यहाँ ले लिया। और हमने क्या किया, डेल्टा 1 के कुछ एलिमेंट्स में ले लेता हूँ। मान लो एलिमेंट हमने लिया A1 B1 C1, यहाँ एलिमेंट लिए हमने A2 B2 C2, यहाँ पर एलिमेंट है A3 B3 और C3। ठीक है, डेल्टा 1 के ये एलिमेंट्स आ गए। और हमने क्या किया, डेल्टा 2 के भी मैं एलिमेंट ले लेता हूँ। मान लेते हैं एलिमेंट है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3। ठीक है, तो इस डेल्टा 2 के ये एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट एक बात आप ये समझो कि दो डिटरमिनेंट्स को एक्चुअली मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, उसका आप तरीका समझिए। कि अच्छा, पहले तो एक बात आप ये समझो, जो स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स आता है या जिन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है या फिर जो मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, तो एक्चुअली क्या है, मैट्रिक्स के अंदर हम एक पॉइंट सीखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक रो टू कॉलम वाला एक ऑपरेशन होता है, उसी को हम फॉलो करते हैं। मतलब दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो होता है रो टू कॉलम। मतलब सभी रो को हम सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। किस तरह से कर रहे होते हैं उसको भी समझ लेंगे ना। अच्छा, वही सेम जो तरीका है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, वही सेम टू सेम यहाँ पर भी फॉलो होता है डिटरमिनेंट के अंदर। तो जैसे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम डिटरमिनेंट के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स और भी हैं, उनको भी सीख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब दो डिटरमिनेंट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो कि ये हमारे पास में एक डिटरमिनेंट है डेल्टा 1 डेल्टा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, रो टू कॉलम वाला तरीका फॉलो करते हैं। रो टू कॉलम वाला तरीका होता है क्या है कि मान लो हमने फर्स्ट एक रो पकड़ा, इस रो को मैं क्या कराऊंगा, सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मैं इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको मैं इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम से जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम सम करके लिख देते हैं। मतलब क्या आएगा, यहाँ जाएगा A1 अल्फा 1 आएगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई कराओगे तो B1 अल्फा 2 आएगा, और C1 अल्फा 3 आ रहा होगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम सम कर देंगे। तो अब देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास 1 1 आया है ना, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट फॉर्म हो गया, मतलब A11 वाला एलिमेंट फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लें, तो देखो ध्यान दो, फर्स्ट रो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, तो कौन सा आएगा, 1 2 वाला एलिमेंट, तो A12 फॉर्म होगा। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, A1 को आप क्या कराओगे, बीटा 1 से मल्टीप्लाई कराओगे।
ठीक है, B1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, बीटा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और C1 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, बीटा 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट ये आ गया, मतलब ये आ गया हमारे पास A12 एलिमेंट आ गया ना। अब फर्स्ट रो को मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो को हमने क्या किया, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 1 3 वाला एलिमेंट बन जाएगा, जिसको आप आसानी से अब लिख सकते हो, मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो को हमने क्या किया, सभी कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। तो जब हमने फर्स्ट रो को पकड़ा हुआ है, तो देखो ध्यान से, हम फर्स्ट रो हमारी कंप्लीटली फॉर्म हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो पर जाता हूँ। सेकंड रो के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ लिया, अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा। सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है, इसको मैं फिर पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो सेकंड रो फॉर्म होगी है ना। सेकंड रो को हमने अगर पकड़ रखा है, तो जिसको पकड़ रखा है मतलब वही फॉर्म होने वाला है। सेकंड रो को पकड़ रखा है, इसको मैं सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो A2 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा फर्स्ट कॉलम से, तो A2 बनेगा, A2 अल्फा 1 आएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा B2 अल्फा 2 प्लस C2 अल्फा 3, ये आ गया। अब इस वाली रो को मैं इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा, सेकंड कॉलम से, तो ये वाला एलिमेंट फॉर्म होगा। तो क्या बनेगा, A2 बीटा 1, फिर B2 बीटा 2 और C2 गामा 2, ये वाला एलिमेंट बनेगा। सिमिलरली R2 को मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो सेकंड थर्ड मतलब ये वाला एलिमेंट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, आपने एक बात ये समझा कि जब मैंने सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी कॉलम से, सेकंड रो को जब पकड़ के हमने सभी कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो सेकंड रो फॉर्म हो गया। ठीक है, और सेकंड रो में देखो एक बात समझो, ये वाले जो एलिमेंट A2 B2 C2 A2 B2 C2, ये A2 B2 C2 यहाँ पर भी आ रहा है। फर्स्ट में देखो क्या कॉमन आ रहा है, A1 B1 C1 A1 B1 C1, यहाँ पे भी A1 B1 C1 ऐसे कुछ आएगा। ये काम आएगा आपको ना, इसको ध्यान रखना आप लोग। अब मैं क्या करूंगा, जैसे थर्ड रो को मैंने पकड़ा और सभी कॉलम से फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे थर्ड रो को जब हम पकड़ेंगे तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को पकड़ के हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, और थर्ड रो को पकड़ के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये वाले रिमेनिंग एलिमेंट्स भी फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, दो डिटर्मिनेंट्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई हमने कैसे किया है, रो टू कॉलम, जो मैट्रिक्स के अंदर भी फॉलो होता है, स्ट्रिक्टली मैट्रिक्स में यही फॉलो होता है। मतलब आप इनडायरेक्ट वे में, जिन्होंने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का आप तरीका सीख गए। ठीक है, अब बात हम आगे की करते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर तो क्या होता है कि लिमिटेशंस होता है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका सिर्फ रो टू कॉलम होता है। जबकि डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रहता है, डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो प्रोडक्ट है वो कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है, वो 4 वे से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल इन 4 वेज। ठीक है, तो 4 तरीकों से पॉसिबल होता है। तो फर्स्ट जो हमने सीखा है, एक रो टू कॉलम, ये तो अभी हम सीख के आए हैं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं। एक हो सकता है रो टू रो, ठीक है, एक हो सकता है रो टू कॉलम जो आपने सीख लिया, एक हो सकता है कॉलम टू रो, और एक हो सकता है कॉलम टू कॉलम। अच्छा, ये चारों तरीके कैसे पॉसिबल है, जबकि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब सभी को, कभी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो या रो को रो से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक बात आपको बताता हूँ, डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है कि अगर आपको मालूम है कि सभी रो को अगर मैं कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो होप आप वहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें, इसको हम थर्ड पॉइंट चलते थे कि तीसरे पॉइंट में, कि जो दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट एक्चुअली वो 4 तरीके से पॉसिबल हो सकता है ना, चारों तरीके यहाँ पर लिखे हुए, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस में रहता है वो रो टू कॉलम रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया रो टू कॉलम। अच्छा, हम एक और तरीका ये भी सीख लेते हैं, अगर मान लो आपको रो टू रो आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या रहेगा रो टू रो तरीका, मान लो आपको रो टू रो जाना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को आप पकड़ोगे, और फर्स्ट रो को हमने पकड़ के हम क्या करेंगे, सभी रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, सॉरी, तो सारा ही रफ हो जाएगा। तो एक सेकेंड, अब क्या करेंगे,
रो टू रो को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को पकड़ा। तो फर्स्ट रो को अगर हम पकड़ते हैं, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फर्स्ट रो को सेकंड रो से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई कराऊं, तो फर्स्ट फर्स्ट मिल रहा है, तो मतलब A11 वाला एलिमेंट फॉर्म हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है, यहाँ A1 अल्फा 1 लिखोगे आप, प्लस यहाँ आ जाएगा B1 बीटा 1 और यहाँ आएगा C1 गामा 1। ठीक है, अब फर्स्ट रो को मैंने क्या किया, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट सेकेंड, तो मतलब ये वाला एलिमेंट बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा C1 गामा 2। सिमिलरली फर्स्ट रो को R1 को हमने क्या किया, R3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, R1 R3 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या कराएंगे, हम सेकंड रो पकड़ेंगे, सेकंड रो को सभी रो से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब R2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं R1 से, R2 को मल्टीप्लाई कराएंगे R2 से, और R2 को मल्टीप्लाई कराएंगे R3 से। ठीक है स्टूडेंट, और सिमिलरली जब R3 को पकड़ के हम फिर क्या कराएंगे, R1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, R3 को हम R2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और R3 को R3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आई होप आपको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स वाला तरीका क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हेडिंग वाला पार्ट आपको क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स क्या होता है, ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट को पॉसिबल होने के लिए फर्स्ट थिंग मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट भी सेम होना चाहिए। पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब डिटरमिनेंट प्रोडक्ट एक्चुअली कब पॉसिबल होगा, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। प्रोडक्ट होता कैसे वो हमने यहाँ सीख लिया, और प्रोडक्ट को होने के लिए कितने सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, 4 वेज हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नाउ अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि ये तो हमने समझ लिया, अब इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरह से हेल्प करता है, अब इस वाले पॉइंट को समझते हैं। अब डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम वाला पार्ट ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी वाले पार्ट को ज्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि थ्योरी तो क्या है, बहुत ही लिमिटेड होती है। अब क्या है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे से कमांड कर पाओगे चैप्टर के ऊपर, अदरवाइज तो क्या है कि आप टॉपिक पर इतने अच्छे से कमांड नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉब्लम से यहाँ पे लेता हूँ, तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ लेता हूँ। करना क्या है आपको, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक डिटरमिनेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके एलिमेंट है A1 x1 B1 by 1 A1 x2 B1 by 2 A1 x3 और B1 by 3। ठीक है, नाउ सेकेंड रो के एलिमेंट है A2 x1 B2 y1 A2 x2 B2 y2 और A3 x3 और A2 और यहाँ B2 है। ठीक, और थर्ड रो के एलिमेंट है A3 x1 B3 y1 A3 x2 B3 y2 और A3 x3 और B3 x3। ठीक है, अब एक डिटरमिनेंट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ, और आपको करना क्या है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा तो मैं आपको पहले तो ये कहूंगा कि देखो, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि पहले हमेशा प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई किया करो, ना कि आप मेरे पर डिपेंड करो ना। ठीक है, जो लोग नए सीख रहे हैं तो वो लोग तो पहले सीख ही लो ना अच्छे से। अब देखो, आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपने इस डिटरमिनेंट को देखा होगा कि सामने जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये काफी बड़ा डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ना। अब डिटरमिनेंट को जब भी आप सॉल्व करते हो तो कुछ लॉजिक रहते हैं आपके पास में, या तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, या कुछ प्रॉपर्टीज लगा करके है ना इसको थोड़ा बहुत रिड्यूस कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 तरीके अब तक आप जानते थे। अब एक और तरीका आपको ध्यान रखना रहेगा कि कहीं ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट वाला पार्ट, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम देख के आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंड करने का कोई फायदा नहीं है, प्रॉपर्टीज अगर अप्लाई करते हैं तो भी कोई ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो फिर थर्ड एक ऑप्शन बचता है आपको, कहीं ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट वाला पार्ट तो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अगर इसको 2 डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम उस वाले पार्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया, देखते समझते हैं कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा, जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स है, मतलब एक डिटरमिनेंट्स को आपको दो डिटरमिनेंट्स में अगर ब्रेक करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में ब्रेक करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमेशा कोई भी एक रो पकड़ा करो। जैसे मैंने क्या किया, इस वाली रो को पकड़ा। अच्छा, इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या किया, एक रो को पकड़ा, ठीक है। इस रो में देखा क्या कॉमन आ रहा है सभी के अंदर। यहाँ देखो A1 B1, यहाँ पर भी A1 B1 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, A1 B1 आ रहा है। मतलब फर्स्ट रो को पढ़ना, उसमें A1 B1 A1 B1 A1 B1 हर जगह कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, A1 को यहाँ रखा, B1 को यहाँ रखा, ठीक है। A1 B1 ही आ रहा था, एक और एलिमेंट होता तो उसको भी लिखते हम। अब देखो यहाँ पर आ रहा है X1 Y1। ऑब्वियसली अब रो टू कॉलम जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या कराओगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे। तो मुझे A1 X1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर X1 होना चाहिए और यहाँ पर Y1 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ 0 होगा और यहाँ भी आप 0 लिख दो, कोई अदर भी एलिमेंट लिख दो, तो यहाँ 0 0 लिख देते हैं अपने, ठीक है। अब देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास पहला एलिमेंट तो फॉर्म हो गया, ठीक है। इस रो में देखा आपने A1 B1 है ना, और यहाँ पे देखो A1 X2 आ रहा है, तो अब इसे A1 को, इस रो को फिर मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, X2 Y2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है, A1 X3, तो इस रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, X3 Y3 और 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप इतना लिखोगे तो आप क्या तुरंत समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, तो आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब एक और चीज आप ये समझो कि इस वाली प्रॉब्लम को तो हमने क्या किया, इसमें मैंने रो R जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है उसके अंदर मैंने R2 और R3 को नहीं लिखा, ठीक है। तो उसकी इतनी खास जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, बट आपको अदर प्रॉब्लम्स में क्या रहेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है हम अदर प्रॉब्लम्स के साथ में उसको सीख भी लेंगे। हाँ, एक और प्रॉब्लम मैं लेता हूं। प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट एक डिटरमिनेंट है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ एलिमेंट है b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस वाई का होल स्क्वायर और b माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एलिमेंट है c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा c माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डिटरमिनेंट है आपको प्रूफ करना है कि दैट इज इक्वल टू किसके लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x, इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रॉब्लम को पहले तो अपने एंड पे ट्राई करो नाउ एंड सी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को चेक करिए। अच्छा, अब देखो ये डिटरमिनेंट जो लिखा हुआ है, तो देखो बात ये है कि डिटरमिनेंट है, आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट वाला प्रॉब्लम पर इसे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट पर बेस्ड है या नहीं। वो तो क्या है कि आप पहले प्रॉब्लम को नॉर्मल तरीके से सोचोगे, जब नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल तरीके अंदर सेंस कि डायरेक्ट एक्सपेंशन हो गया या फिर प्रॉपर्टीज की हेल्प लगाना, ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रहा था फिर देना प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट सोचिए। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट को सोचने के लिए कुछ ना कुछ हिंट गिवन रहता है प्रॉब्लम के अंदर, ठीक। जैसे आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हो फर्स्ट रो को, ठीक है, तो आपको वहीं से क्लियर हो जाता है। जैसे अगर मैं इस वाले एलिमेंट के अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब क्या किया हमने, फर्स्ट रो है ना, सिर्फ फर्स्ट रो को खोला पहले, बाकी और किसी को नहीं देखा ना, बाकी को फिर बाद में देखेंगे। अब आप क्या करोगे, इस फर्स्ट रो में आप देखो कुछ क्या कॉमन है पॉइंट, जैसे ए स्क्वायर यहाँ पर है, 2a यहाँ पर है, ए स्क्वायर है, 2a यहाँ पर, ए स्क्वायर 2a है। अच्छा, थोड़ा सिमेट्री बनाने के लिए इसको लिख दिया 1 डॉट एक्स स्क्वायर, इसको लिखा 1 डॉट वाई स्क्वायर, 1 डॉट जेड स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर आ गया, माइनस 2 आ गया, 1 आ गया। जो फर्स्ट रो में क्या है, आपने पहली रो पकड़ा और उसके अंदर आपने कॉमन वाला पॉइंट ढूंढा, इसके अंदर कॉमन क्या क्या है, यही कॉमन था, तो हमने ए स्क्वायर यहाँ लिखा, माइनस 2a यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट रो को आपने पकड़ा ना,
और फर्स्ट रो के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको आपने देखा है ना, और फिर देन उनको क्या किया, फर्स्ट रो के में जो भी कॉमन एलिमेंट थे उनसे हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट रो फॉर्म हो गया। नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक डिटरमिनेंट को मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट में ब्रेक करना होता है तो किस तरह से हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब समझो, अब हमें करना क्या, इस रो से ये एलिमेंट्स फॉर्म करने हैं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए, तो वैसे तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए और यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये फॉर्म हो गया, ये वाला एलिमेंट मुझे चाहिए, तो यहाँ 1 होना चाहिए, y होना चाहिए और यहाँ y स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ z और यहाँ z स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एलिमेंट भी फॉर्म हो जाएगा। अब ये वाला जो डिटरमिनेंट है इसको तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, एक्चुअली इसका वैल्यू तो कितना आता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स आता है। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया ना। अब मुझे इस रो के, इस डिटरमिनेंट के अदर रोज भी लिखनी है, तो अदर रो को लिखने के लिए स्टूडेंट आपके लिए फर्स्ट कॉलम ही अनफ होता है। जैसे फर्स्ट कॉलम को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा, एक्सपेंड किया, बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो क्या है कि फर्स्ट कॉलम है ना, बाकी अदर एलिमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अदर एलिमेंट्स को लिखना होगा तो आपको क्या, फर्स्ट कॉलम की आप जरूरत पड़ेगी। अब देखो हमारे पास क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 2b एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स लिखी हुई है, ये तो फिक्स हो चुका। मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ तो आएगा बी स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 2b और यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो उसको मल्टीप्लाई कराओ, बी स्क्वायर यहाँ से आया, माइनस 2b एक्स यहाँ से आया, प्लस का एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली सी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस 2c और 1 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको मेरी ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो आप इस डिटरमिनेंट को आप समझो कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -2 कॉमन आ जाएगा, तो -2 तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, आगे समझते हैं। तो -2 तो यहाँ कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसको मैं सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है। अब आप समझो कि हमें क्या चाहिए, तो 1x एक्स स्क्वायर, या तो ये फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर 1a स्क्वायर कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और ये a वाला कुछ पॉइंट कुछ इस तरह से होना चाहिए ना। तो अब ऐसा था कि 1 1 1 शुरुआत में होना चाहिए, तो 1 1 1 शुरुआत में होना चाहिए, तो -2 तो आपने यहाँ लिखा, 1 1 1 को आपने शुरुआत में लिख दिया, तो ये वाली जगह हो गई खाली। तो ये दोनों कॉलम क्या है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब कितने, 2 कॉलम शिफ्ट हुए हैं, एक ये इधर आया ये इधर आया, तो हम क्या कराएंगे, बाहर -1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक भी बात ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ए को इधर लेके जाएंगे, इस कॉलम को इधर लेके जाएंगे, तो बाहर क्या एक और माइनस साइन आएगा जो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ +1 हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। और उसका वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट, ये हम लेक्चर 4 के पार्ट 1 में सीख चुके हैं ना, ये प्रॉब्लम ही मैंने वहां पे लिया हुआ था, तो इसलिए मैं आपको अब इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अब जैसे आप इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा तो अब वो कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस a आ जाएगा और उस वाले पार्ट का वैल्यू आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई और ये क्वेश्चन भी आपको अब क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ एग्जांपल 2 क्लियर है अपना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल 3 लेते हैं। ठीक स्टूडेंट, और एग्जांपल 3 अब मैंने क्या किया है, एक आईआईटी वाला प्रॉब्लम यहाँ पर ले रखा है, मतलब हमने सिर्फ 2 प्रॉब्लम सीखा, उसके बाद हम आईआईटी वाली प्रॉब्लम्स को ट्राई करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एग्जांपल 3 में क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक डिटरमिनेंट यहाँ पर दे रखा है और इस तरह से टर्म्स दे रखी हैं, तो इसे सॉल्व करें। तो पहले तो ट्राई करो अपने एंड पे एंड देन सीधा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट दे रखा है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, तो आपको यहाँ सिमेट्री समझ में आ रहा है ना, कुछ टर्म्स कॉमन आने वाली है। तो आप चाहो तो इस डिटरमिनेंट्स को प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको करना क्या रहेगा, पहले तो हम इसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके लिखते हैं,
तो हमने फर्स्ट रो को ओपन किया ना, तो 1 स्क्वायर, फिर यहां हमने लिखा 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर मैं यहां लिखूंगा 1 प्लस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, फिर हम यहां लिखेंगे 1 प्लस 6 अल्फा प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला काम क्या किया, पहले हमने फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। पहला काम तो आप क्या करो, सिर्फ फर्स्ट रो को आप एक्सपेंड करो। ठीक है, तो फर्स्ट रो को हमने एक्सपेंड किया ना, उसके बाद अब आपने देखा कि इस वाली रो में फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, एक अल्फा आ रहा है, एक अल्फा स्क्वायर आ रहा है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो 1 को मैंने यहाँ रखा, अल्फा को यहाँ रखा और अल्फा स्क्वायर को हमने यहाँ रखा। ठीक है, तो यहाँ तक। अब देखो इसके एलिमेंट्स यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 1 आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, 2 यहाँ लिख दिया हमने और एक 1 मैंने यहाँ लिखा, ये पहला वाला एलिमेंट फॉर्म हो जाएगा। नाउ 1 को मैंने यहाँ लिखा, 4 को मैंने यहाँ लिखा और एक 4 यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये भी एलिमेंट मैच कर गया। नाउ 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर कुछ ऐसे चल रहा है ना। अच्छा, एक और चीज आप चाहो तो 1 2 अल्फा वाला टर्म ले लो ना, 1 2 अल्फा में यहाँ लेता हूं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, अब यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्री हमें बनानी है ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 अल्फा ना। अब मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, इस वाले टर्म को हम देख रहे हैं, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 आने के लिए 1 होना चाहिए, 2 अल्फा यहाँ पर लिखा हो तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक का पार्ट तो मैं कोई दिक्कत नहीं कर रहा। अच्छा, अगले वाले रो को मैंने लिखना है, तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, कुछ कॉमन वाला पोर्शन देखोगे ना, फर्स्ट कॉलम को आप ले लोगे। तो यहाँ देखो एलिमेंट कितने बन रहे हैं, एक तो 4 बन रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे स्क्वायरिंग ओपन करेंगे तो 4 अल्फा आ जाएगा और यहाँ बनेगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा बना। अब क्या है कि मुझे अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए यहाँ पर, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, तो यहाँ पर आएगा 1 आ रहा है अपना। अब मुझे क्या चाहिए, 4 यहाँ पर टर्म चाहिए, तो 4 तो पहले मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, मुझे 4 अल्फा चाहिए, तो यहाँ 4 अल्फा लिखा और अल्फा स्क्वायर लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट भी मैच हो जाएगा ना। अब देखो, आप अगले वाले टर्म को देख लेते हैं ना, अगले वाली टर्म मैच हो रही है कि नहीं हो रही। तो 4 मैंने यहाँ लिखा, इसकी स्क्वायरिंग ओपन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 अल्फा आ जाएगा और अगेन यहाँ बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 यहाँ पर आ गया, 8 अल्फा यहाँ आ गया, 4 अल्फा स्क्वायर आ गया, बताइए मैच हो रहा है, तो सब कुछ सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगले वाले पार्ट को समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ 9, इसको इसके स्क्वायरिंग किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 अल्फा और यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 9 आए, एक टर्म 9 आ गया ना। उसके बाद में क्या चाहिए, यहाँ पर 6 अल्फा चाहिए, तो मैंने 6 अल्फा यहाँ लिख दिया ताकि ये मैनेज हो गया। और मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो एक अल्फा स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो इस वाले पार्ट को हमने जब इस पहली रो की हेल्प से हमने क्या करते हैं कि एक दूसरा डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाता है और फिर इस कॉलम की हेल्प से जो बचे हुए पार्ट होते हैं पहले वाले डिटरमिनेंट के, दोनों रो जो होती है हम वो लिख लेते हैं। उन दोनों को हमने बहुत आसानी से यहाँ पर लिख लिया। नाउ हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब इस डिटरमिनेंट का जो कंप्लीटली वैल्यू था, तो डिटरमिनेंट को मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो वैल्यू है कितना दे रखा है, -648 अल्फा दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अब देखो समझो, यहाँ से अल्फा कॉमन आ रहा है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाहर तो कितना आ जाएगा, अल्फा क्यू आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 1 9 यहाँ आ जाएगा, 6 और 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस वाले पार्ट को देखें तो 1 1 1 यहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 4 और 9। ठीक है, यहाँ तक कुछ ऐसा आ गया और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -648 अल्फा आ रहा है। और हमें करना क्या है, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब एक और पॉइंट आप ये समझिए कि ये डिटरमिनेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, तो इसका आपको जब वैल्यू निकालना है तो आपको ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि आप रो कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई कराओ ना। आप चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, छोटा सा डिटरमिनेंट है, और चाहो तो इन दोनों को जीरो बनाना चाहो तो डायरेक्ट जीरो बना भी सकते हो और इन दोनों को भी जीरो बना सकते हैं। ठीक है,
चलो मैं जीरो बना के सॉल्व कर देता हूँ। इस एलिमेंट को भी जीरो कर देते हैं, इस एलिमेंट को भी जीरो कर देते हैं। तो हमने क्या किया, R2 में एक चेंज कर देते हैं, R2 में चेंज किया R2 माइनस R1, और R3 में भी हमने एक चेंज लगाया R3 माइनस R1। ठीक है, दोनों में फॉलो किया। पहले इसमें फॉलो करते हैं, अल्फा क्यू तो यहाँ लिखा हुआ है, R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे तो 1 to 1 इसको ऐसे लिखा। R2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली यही ऑपरेशंस मैंने यहाँ पर लगाए, दोनों ऑपरेशंस यहाँ पर लगाए। तो R1 में तो कोई चेंज नहीं कर रहे, यहाँ एलिमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, -648 अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, कि अल्फा क्यू तो यहाँ पर है ही। अब हमें करना क्या है, इस डिटरमिनेंट को मैं चाहूं तो इस कॉलम की हेल्प से आसानी से एक्सपेंड कर देता हूँ। 1 इंटू, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ तो आ गया 12 और यहाँ आ जाएगा 16। तो 12 माइनस 16 करेंगे कितना हो जाएगा, -4 यहाँ पर आ गया। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 6 आया, तो फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ कितना लिखा हुआ, -648 अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस साइन से तो माइनस साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 बना, 8 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, 8 इंटू 8 कितना, 8 जा इतना आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना आ गया, अल्फा क्यू इज इक्वल टू आ गया 81 अल्फा आ गया। एक और चीज, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, एक तो 0 पॉसिबल हो सकता है, या फिर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 9 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो हमारे पास में कौन सा वैल्यू जिससे पॉसिबल है। देन पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो कौन सी वैल्यू अल्फा की, कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने वाली थी, तो +9 हो जाएगा दूसरा आंसर, -9 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू जी क्या करेंगे, अल्फा की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर है। नाउ आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स के बारे में अभी बात करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि आपको इस डिटरमिनेंट्स का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले रहा हूं। मान लो एक डिटरमिनेंट है, हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो हमने डिटरमिनेंट ले लिया, इसके एलिमेंट ले लिए 1, यहाँ पे हमने लिखा कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, यहाँ हमने लिखा कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा। ठीक, यहाँ मैं लिखता हूं कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, 1 यहाँ लिखा, यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ गामा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा, कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा और 1। ठीक है, ये आ गया ना। इस डिटरमिनेंट का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब डियर स्टूडेंट देखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जब भी आपको निकालना होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे ये डिटरमिनेंट आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप देख के कभी ये बोल ही नहीं सकते कि भाई ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट पर बेस्ड है प्रॉब्लम्स, या उस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो पाएगा। भाई आपको तो बस एक ही बात समझ में आएगी, डिटरमिनेंट है और सॉल्व करना है। कैसे करना है वो 1 बाय 1 आप सोचोगे, डायरेक्ट एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। प्रॉपर्टीज हाँ सोच सकते हैं, कुछ लगाने से अगर कुछ हो रहा है तो आगे कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज उसको छोड़ करके फिर आपके पास एक और थिंकिंग रहेगी, एक थॉट रहेगा आपके माइंड में कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्या वहां पर ये एप्लीकेबल है या नहीं इसके लिए, प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपको हिंट रहता ही है ना, जैसे इस प्रॉब्लम में क्या हिंट है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप हमेशा फर्स्ट रो को आप देखिए, तो फर्स्ट रो को अगर मैं समझता हूं तो इस वाले एलिमेंट को आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, कॉस बीटा कॉस अल्फा, यहाँ लिखा हुआ है साइन बीटा और साइन अल्फा, यहाँ लिखा हुआ है कॉस गामा, और ये हो जाएगा साइन सॉरी कॉस अल्फा साइन गामा और साइन ऑफ अल्फा, ऐसे कुछ आ गया।
अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, अगर समझा जाए तो कॉस अल्फा यहाँ पर आ रहा है और साइन अल्फा यहाँ आ रहा है, कॉस अल्फा यहाँ आ रहा है, साइन अल्फा यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब चाहो तो इस वन को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसमें भी कॉस अल्फा और साइन अल्फा यहाँ पर आ रहा है, चाहो तो उसको प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स में लिखे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब इसको क्या कर सकते हैं, अब चाहो तो दो डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट में इसको मैं आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे ब्रेक करोगे, देखो क्या है, तो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉस अल्फा को यहाँ लिखा, साइन अल्फा यहाँ लिखा, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको उस रो में ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो उसको होने के लिए यहाँ पर कॉस अल्फा और साइन अल्फा को होना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कॉस बीटा, तो यहाँ होना चाहिए कॉस बीटा और यहाँ होना चाहिए साइन बीटा, बैलेंस करने के लिए यहाँ जीरो और यहाँ होना चाहिए फिर कॉस गामा साइन गामा और जीरो। ठीक है, तो आगे आप मुझे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया, जीरो 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 आ गया, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया और उसकी अच्छे से हमने प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर ली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या है कि दो प्रॉब्लम्स आपको दे रखा है कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना और इनके आंसर्स को आप चाहो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। वैसे क्या है कि कभी ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ और काफी टाइम बाद ये मेरे से पूछो, तो हो सकता है कि शायद मुझे ध्यान भी ना रहे कि आप किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। फिर भी क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला हुआ है, तो इसके आंसर्स को क्या है कि आप वीडियो को पॉज कर लेना, अपने एंड पे ट्राई करना। अब मैं आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, और इसका आंसर भी आएगा जीरो और इसका आंसर भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों के आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ हमने क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स को समझ लिया ना। अब इसके बाद हम एक और पॉइंट समझ लेते हैं, वो है कोफैक्टर डिटरमिनेंट। एक और थ्योरी का पॉइंट है कोफैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट। कोफैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट मतलब कोई भी डिटरमिनेंट आपको दे रखा है तो उसका कोफैक्टर डिटरमिनेंट क्या हुआ, है ना। ठीक है, वैसे तो यही समझ में आ रहा है, तो क्या रहेगा, लेट, मान लेते हैं कि लेट डेल्टा बी ए डिटरमिनेंट। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ डेल्टा, if all the element of delta replaced by its cofactor, then obtained determinant is called cofactor determinant and denoted as डेल्टा सी, और उसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, डेल्टा सी से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, एंड जो डेल्टा सी होगा उसका वैल्यू कितना आता है, डेल्टा पावर एन माइनस वन आता है। मतलब कोफैक्टर डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा सी इक्वल टू आएगा डेल्टा पावर एन माइनस वन होगा। क्लियर स्टूडेंट, अब ये होता कैसे है ना, और ये है क्या चीज है ना, इन दोनों बातों को भी हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ओके नाउ, तो अब देखो पहले तो कोफैक्टर्स, तो जिन स्टूडेंट्स को कोफैक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो पहले तो क्या है, लेक्चर 2 में मैंने कोफैक्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होता है पहले आप उसको समझना। ठीक है, कोफैक्टर डिटरमिनेंट्स डेफिनेशन एकदम क्लियर है। डेफिनेशन ये कहती है कि जैसे एग्जांपल से मैं ले लेता हूं कि एक डिटरमिनेंट हमने डेल्टा लिया, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट्स को, इस जो पहला एलिमेंट है a1 को मैंने क्या किया, इसको इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया c1। ठीक है, इसका कुछ कोफैक्टर होगा पहले एलिमेंट का, या फिर मैं एक काम करता हूँ, चलो इस तरह से ले लेते हैं, इस वाले एलिमेंट को b1 को इसके कोफैक्टर से मैंने रिप्लेस करा दिया।
A1 को इसके कोफैक्टर से, इसका कोफैक्टर कितना आएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा हुआ और सेपरेट करके लिख दोगे। ऐसे C1 को C1 के कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। ऐसे A2 को मैंने क्या किया, इसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया, B2 को इसके कोफैक्टर से, और इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ CA3, CB3 और CC3 ऐसे रिप्लेस कर दिया। तो ये जो डिटरमिनेंट बना, एक्चुअली डिटरमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा C डिटरमिनेंट्स, ये कोफैक्टर डिटरमिनेंट्स। अब मैंने आपको बताया हुआ कि डेल्टा C का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, डेल्टा पावर n-1। अच्छा, एक और चीज, ये n जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट है। इस बात को भी अब हम समझ लेते हैं कि कैसे आएगा, इसका प्रूफ क्या होगा। ठीक है, नाउ प्रूफ समझते हैं। प्रूफ डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा पावर n-1। ठीक है, जनरलाइज तरीका मैं ले लेता हूं। तो हमने क्या किया, लेट एक डेल्टा और डेल्टा C। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, मान लो कि मैं एक डिटरमिनेंट डेल्टा ले लिया, ठीक है, और एक डिटरमिनेंट में डेल्टा C है ना। डेल्टा अगर मालूम है तो डेल्टा C भी हमें मालूम है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा लिखा, एक डिटरमिनेंट, उसके एलिमेंट्स में ले लेता हूँ, और चाहो तो मैं 3x3 से प्रूव कर देता हूँ ना, या फिर A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n ऐसे मैंने लिख दिया। चलो n×n ही ले लेते हैं। इसके एलिमेंट, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, और ये एलिमेंट्स आ गए AN1, AN2, AN3 और डॉट डॉट ANn। इसके एलिमेंट्स हो गए डेल्टा ना। और मान लो कोफैक्टर जो डिटरमिनेंट होगा उसके एलिमेंट्स कितना जाएंगे, C11, C12, C13 डॉट डॉट C1n। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बनेगा C21, C22, C23 और डॉट डॉट C2n, और यहाँ चलते जाएंगे CN1, CN2 और डॉट डॉट CNn। ठीक है, तो ये डेल्टा C डिटरमिनेंट्स है, मतलब ये तो हो गया डिटरमिनेंट, और ये सब कोफैक्टर डिटरमिनेंट, मतलब हर एक एलिमेंट को मैंने उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इन दोनों का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, डेल्टा इंटू डेल्टा C। अब दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लाई करना तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो। अब मैंने क्या करूंगा, इस वाली रो को मैं क्या करूंगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं रो टू कॉलम नहीं, रो टू रो मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये रो टू कॉलम में क्या है, कोई सिमेट्री नहीं बनेगी, रो टू रो में सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री क्या है वो भी आप समझ जाओगे। अब जो A11 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 11 से ना, C11, A12 को C12 से, A13 को C13 से, ऐसे AN1 को CN1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको मालूम है जो हमने लेक्चर 2 में ही डिस्कस किया हुआ है, अगर कोई भी डिटरमिनेंट है उसके हम किसी भी रो को अगर उसके ही कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और जब सम निकालते हैं तो एक्चुअली किस बात को रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। मतलब जब उनको मल्टीप्लाई कराओगे, इस रो को इस रो से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, A11 C11, A12 C12, A13 C13, और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आता है, डेल्टा आता है। ठीक, नाउ उसका क्या कराओगे, इसी रो को आप इस वाले कॉलम से, इस वाली रो से मल्टीप्लाई कराओगे। जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर उसमें एक और प्रॉपर्टी होता है, मान लो ये रो है, अगर आपने इस रो को इसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके सम निकालते हो तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लो आपने इसी रो को, फिर आपने क्या किया, इस रो के अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर आपने सम निकालते हो तो फिर इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। मतलब A11 C21, A12 C22, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस रो को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना अच्छे से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे जब लिखोगे इस रो को, फिर आप इससे मल्टीप्लाई कराओ, थर्ड से इससे मल्टीप्लाई कराओ तो सब कितना आता जाएगा, 0 आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 0 आ गया। अब आप क्या कराओगे, इस सेकंड रो को पकड़ोगे। अब सेकंड रो को पहले आप फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कराओगे, तो सेकंड रो को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके मैं सम कर रहा हूँ, तो वैसे इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो है ना, A21 C21, A22 C22, मतलब इस रो के इसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम निकाल रहा हूँ, तो वैल्यू डेल्टा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 0 आएगा और यहाँ फाइनली 0 आएगा। और आप समझ गए बात को कि अगर n×n की nth लाइन अगर मैं लिख रहा हूँ तो फाइनली यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। और ये तो क्या है, स्क्वायर डिटरमिनेंट है और इसके सभी एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है। और आपको मालूम होगा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो कितना आता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएगा। तो यहाँ तो कितना बन जाएगा, डेल्टा पावर
n बन जाएगा। तो डेल्टा इंटू डेल्टा सी की अगर हम बात करें तो कितना आ गया, इस तरह से आ गया। अब आप डेल्टा से यहाँ से कट कर दोगे तो डेल्टा सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा पावर n माइनस 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब एक काम ये भी करते हैं, जब हमने इतना सीख ही लिया है, इस वाले पार्ट को लेकर के भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उसे अच्छे ढंग से समझिएगा और देन उसको सॉल्व करना। प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है, एक लाइन का, बस लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, सॉल्व करने में टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला। से प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि एक डिटरमिनेंट है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, मैंने यहाँ लिखा ए बी प्लस सी लैम्डा, और यहाँ पर हम लिखते हैं सी ए माइनस बी लैम्डा। ठीक, इसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ए बी माइनस सी लैम्डा, ए सी प्लस बी लैम्डा, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, बी सी माइनस ए लैम्डा, सी माइनस बी लैम्डा, यहाँ पर आएगा बी सी प्लस ए लैम्डा, और ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक, और यहां पर टर्म है लैम्डा सी माइनस बी माइनस सी लैम्डा ए और बी माइनस ए और लैम्डा। ठीक है, ये टर्म लिखा हुआ है, और आपको प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है एक्चुअली किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा क्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका होल क्यू लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बताना है कि ये जो एक्चुअली हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों डिटरमिनेंट का जो प्रोडक्ट है एक्चुअली वो इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, आप सिर्फ इतना समझो कि दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आना है। तो अभी हमने सीखा था दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने वाला तरीका। अगर दो डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला तरीका तो ये तो नहीं हो सकता अभी, है ना। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, आप थोड़ा सोचो कि दोनों डिटरमिनेंट जो दे रखे हैं एक्चुअली इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है कि नहीं, या कोई इन दोनों में कोई कनेक्शन है कि नहीं। सिमिलरिटी नहीं बोलेंगे, कनेक्शन कहेंगे ना, ज्यादा सही रहेगा। जैसे मान लो कि ये एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, मान लो, ठीक है। अच्छा, इसका एलिमेंट देखो, ये वाला एलिमेंट है, इसका एक्चुअली कोफैक्टर क्या आएगा, इस रो और कॉलम को छोड़ दोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ लिखा है ना लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ये तो क्या लिखा हुआ है, इसका कोफैक्टर लिखा हुआ C11। अच्छा, ये वाला जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इस रो और कॉलम को छोड़ोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी लैम्डा, और यहाँ पे आया माइनस का ए बी, तो माइनस सी लैम्डा और माइनस का ए बी, और उसका आप करोगे क्योंकि यहाँ पर माइनस आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, और कोफैक्टर कितना होता है, सी आई जो होता है माइनस 1 पावर ऑफ आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो ये कैसा आना है, नेगेटिव आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑड बन रहा है, तो माइनस माइनस आएगा तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इस वाले पॉइंट को समझोगे तो ये C12 लिखा हुआ है, ये C13। तो अब इसे आप अब एक बात तो समझ ही गए कि मतलब ये डेल्टा लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा सी लिखा हुआ है। और डेल्टा सी अगर लिखा हुआ है तो डेल्टा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का है, तो डेल्टा पावर n-1, तो डेल्टा स्क्वायर आ गया। मतलब फाइनली ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा क्यूब लिखा हुआ है। अगर ये डेल्टा क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो ये हो गया, क्यों ना मैं इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेता हूँ। और ये डिटरमिनेंट का क्या लिखा हुआ, होल क्यूब। भाई डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान बात है, कि सिंपल सा डिटरमिनेंट है, डायरेक्टली हम एक्सपेंड ही कर देंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात अब क्लियर हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेक्चर 5 में हमने प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स को अच्छे ढंग से समझ लिया, साथ में उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट था कोफैक्टर डिटरमिनेंट्स वाला, उस वाले पार्ट को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत भी है तो फिर से लेक्चर को एक बार फिर से देखो, ठीक है, क्योंकि थ्योरी इतना अनफ ही रहता है, बाकी सारे तो खेल से प्रॉब्लम्स का रहता है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस का ही रहता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।